हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 5 में जो मैंने टॉपिक्स कवर किए वो है मैनेजिंग पीपल, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बेस्ट मेथड ऑफ स्टाफ सिलेक्शन, द ओल्डमैन हैकमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल, स्ट्रेस, हेल्थ एंड सेफ्टी, इथिकल एंड प्रोफेशनल कंसर्न, वर्किंग इन टीम, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिस्पर्स एंड वर्चुअल टीम, कम्युनिकेशन जनरल्स, कम्युनिकेशन प्लान्स एंड लीडरशिप। ये यूनिट 5 के सारे टॉपिक्स है जो मैंने इस वीडियो में कवर कराए हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने अच्छे से कराए हैं, जो हमारे पिछले 3 साल से AK2 में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि बेस्ट मेथड ऑफ स्टाफ सिलेक्शन AK2 21, 22 और 22-23 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाएगी। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो है मैनेजिंग पीपल। मैनेजिंग पीपल वर्किंग एज इंडिविजुअल एंड इन ग्रुप। मैनेजिंग पीपल वर्क किस तरीके से करते हैं? या तो वो इंडिविजुअली वर्क करेंगे, यानी सिंगल पर्सन वर्क करेगा, या वो कैसे करेंगे, ग्रुप के अंदर वर्क करेंगे। To ensure that the engineers works on a project are as productive as possible। ये इंश्योर करता है कि जो भी इंजीनियर्स किसी प्रोजेक्ट को लेकर वर्क कर रहे हैं वो किस तरीके का वर्क करें, प्रोडक्टिव वर्क करें जितना हो सके। पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पीपल क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन किससे बनती है? पीपल्स। अगर एम्प्लॉयज नहीं होंगे, पीपल्स नहीं होंगे, तो खाली ऑर्गेनाइजेशन क्या कुछ कर सकते? नहीं। तो हमें पीपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एट द टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैनेजिंग पीपल इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। पीपल्स को मैनेज करना वो बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। आप कोई भी देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो आपको उसे मैनेज करना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम आपको उसको देखना पड़ेगा कि मुझे 5 डेज में, 10 डेज में, ये इतने डेज में करना है। मैनेज करना पड़ेगा आपको उसका टाइम, कॉस्ट, बजट, वो आप किसी तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। गुड अचीव एफिशिएंसी, इसमें क्या, गोल अचीव एफिशिएंसी, जो हमारा गोल है वो किस तरीके से आप बहुत एफिशिएंटली उसको अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैनेजिंग पीपल। आकि हम जो भी हमारे पीपल्स है, अगर उनको इजीली और बहुत अच्छे से हम मैनेज करेंगे तो हमारा गोल बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग पीपल्स, जो हमारी वेरियस एक्टिविटीज हैं वो क्या क्या है मैनेजिंग पीपल में जो इन्वॉल्व है। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिवाइड प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स और असाइन इट इनटू इंडिविजुअल ग्रुप। प्रॉब्लम जो भी हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम क्या करेंगे, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देंगे और एक इंडिविजुअल ग्रुप को असाइन कर देंगे कि ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। यानी जैसे कि आप वेबसाइट का एग्जांपल लीजिए, आपको वेबसाइट डेवलप करनी है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम, उसको डिवाइड कर देंगे सब प्रॉब्लम में। सब प्रॉब्लम में किस तरीके से करेंगे, ठीक है, फ्रंट एंड पार्ट, एक बैक एंड पार्ट, और उसमें भी सब पार्ट में आप क्या करेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, नोड.js, डेटाबेस, कि आप एक इंडिविजुअल ग्रुप को असाइन कर देंगे कि आपको फ्रंट एंड पार्ट करना है और एक ग्रुप को आप असाइन कर देंगे बैक एंड पार्ट करना है। तो ये क्या है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम को डिवाइड करना। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग पीपल कंटिन्यूसली हेल्प्स टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप टाइम टू टाइम मोटिवेट नहीं करेंगे तो क्या करेगा, उसके अंदर एक पीपल्स के अंदर क्या आ जाएगी, जो आपके एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके अंदर क्या आ जाएगी, एक नेगेटिविटी आ जाएगी कि शायद वो काम सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो टाइम टू टाइम ऐसे नहीं, हम कंटिन्यूसली बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है, अगर हमारे सेशनल्स PUT में कम मार्क्स आ जाते तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेट होना बहुत, अगर हम मोटिवेट रहेंगे तो वो काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लान ईच एंड एवरी स्टेप। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही जब आप कर रहे हैं तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ की प्लानिंग, टाइम की और रिसोर्सेज की, कि क्या क्या आपको टाइम, किस तरीके से टाइम की प्लान करना है कि हमें 15 डेज के अंदर अगर कंप्लीट करना है वो प्रोजेक्ट तो किस तरीके से करना है, और क्या क्या रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। तो ये हमारा मैनेजिंग पीपल के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है क्या? प्रेडिक्ट टेलर हु स्टडी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। प्रेडिक्ट टेलर थे जिन्होंने किसके बारे में स्टडी की, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। टेलर एनालाइज द मोस्ट प्रोडक्टिव वे ऑफ डूइंग मैनुअल वर्क। टेलर्स ने इसमें क्या एनालाइज करे, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव वे निकाला उन्होंने मैनुअल वर्क के लिए। अब उन्होंने क्या क्या निकाला वो हम देखते हैं। टेलर्स हैज 3 बेसिक्स ऑब्जेक्ट। उनके क्या थे, 3 बेसिक्स ऑब्जेक्ट्स थे। फर्स्ट द सेलेक्ट बेस्ट पीपल फॉर जॉब, मतलब जो बेस्ट है उस जॉब के लिए हमें उसको सेलेक्ट करना है। यानी अगर मेरी कंपनी है तो मैं सबसे पहले प्रेफर किसको करूंगी, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली मेंबर्स हैं। मैं चाहूंगी कि अगर उनके अंदर वो स्किल्स हैं या उनके पास वो नॉलेज है तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि मैं उनको जॉब दूं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो बेस्ट पर्सन है, जो बेस्ट पीपल है उस जॉब के लिए, हमें उसको सेलेक्ट करना चाहिए। इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए कि हाँ अगर वो मेरा फ्रेंड है तो मैं सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दूंगी उस जॉब के लिए, अगर वो मेरा फैमिली मेम्बर है तो उसको दूंगी नहीं। जो उसके लिए सुटेबल है, जो उसके लिए बेस्ट है, हमें वो
पीपल को चूज करना चाहिए। ट्रेन देयर इन द बेस्ट मेथड, और उनको ट्रेन करना चाहिए बेस्ट मेथड के अकॉर्डिंग। प्रोवाइड इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, इंसेंटिव्स यानी कि उनको एनकरेज करना चाहिए टाइम टू टाइम, यानी अगर वो परफॉर्मेंस या वो वर्क अच्छा कर रहा है, अगर आपको कोई वर्क 15 डेज के अंदर कंप्लीट कराना है तो वो क्या दे रहे हैं, वो 10 डेज के अंदर ही कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो क्या है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप आगे भी अच्छा काम कर सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि उनकी सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट कर सकते हैं। टेलर एम्फेसाइज ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, टेलर ने एम्फेसाइज एक इम्पोर्टेंट पे किया कि मतलब पहले तो उन्होंने ये बताया कि एक प्रोडक्टिव वे बताया कि मैनुअली हम वर्क किस तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने दूसरा क्या बताया कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड हमें पे करना चाहिए, यानी जिसकी जैसी परफॉर्मेंस उसको वैसे ही पैसे हमें देने चाहिए या सैलरी हमें देनी चाहिए। अब उनकी थ्योरीज क्या थी, थ्योरीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। रिसर्च शो हाउ दिस स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पर्सन वर्कर्स इन्फ्लुएंस देयर प्रोडक्टिविटी। लाइक उन्होंने ये एनालाइज किया कि जो पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड है वो उसके वर्क को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, यानी अगर उसका स्टेट ऑफ माइंड उस चीज़ के लिए पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अगर उसको नेगेटिव है स्टेट ऑफ माइंड है उस वर्क को लेकर, उस प्रोजेक्ट को लेकर, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये अपनी थ्योरी में कहा था, किसने, फ्रेडरिक टेलर ने। उन्होंने फिर क्या किया था, दिस एटीट्यूड्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये एटीट्यूड के बेस पे उन्होंने क्या की थी, 2 थ्योरीज दी थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अब थ्योरी एक्स के अंदर क्या है, थ्योरी वाई के अंदर वो देखते हैं। थ्योरी एक्स के अंदर क्या, सजेस्ट दैट सम मैनेजर बिलीव पीपल डिसलाइक वर्क, पीपल टेंड्स टू अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी। थ्योरी एक्स के अंदर क्या थे, थ्योरी एक्स के अंदर वो पीपल्स आते थे जो अपने काम को लेकर मतलब डिसलाइक करते थे अपना काम, जो हमने उसे काम असाइन किया वो कौन कौन से थ्योरी एक्स के अंदर वो पर्सन आते थे, वो पीपल आते थे जो अपने काम को डिसलाइक करते थे, जिन्हें अपना काम करना पसंद नहीं था। अब वो क्या करते, रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचते थे। अगर हम उसको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते थे। तो ऐसे पीपल किसके अंदर आते हैं, थ्योरी एक्स के अंदर। देयर इज अ नीड ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्शन। अब उन्हें क्या थी, जब उन्हें अपने वर्क को लेकर वो डिसलाइक है तो उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा अपना काम, तो हमें क्या बताना पड़ता था, उन्हें डायरेक्शन बतानी पड़ती थी कि आपको किस तरीके से वो वर्क को एग्जीक्यूट करना है या उस प्रोजेक्ट को आपको किस तरीके से वर्क करना है। थ्योरी वाई के अंदर कहते हैं एज्यूम पीपल एंजॉय वर्क कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड। थ्योरी वाई के अंदर वो पीपल आते थे जो अपने वर्क को बहुत ज्यादा इंजॉय करते थे, वो अपने आप ही खुद, उन्हें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आप इस तरीके से काम कीजिए। वो क्या थे, सेल्फ डायरेक्टेड थे, उन्हें पता था कि ये प्रोजेक्ट मुझे किस तरीके से कंप्लीट करना है, ये किस तरीके से मुझे अपना काम करना है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पोजेस क्रिएटिव क्वालिटीज। वो क्या करते थे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी पसंद करते थे, और वो क्या करते थे, जब उन्हें कोई काम पसंद आएगा तो हम क्या करेंगे, वो काम को बहुत अच्छे से करेंगे, उसको अपने जो माइंड है उसको, क्रिएटिव माइंड को यूज करेंगे कि ताकि हम ये काम काफी अच्छे से कर सकें। तो ये सब था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। देन नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा बेस्ट मेथड ऑफ स्टाफ सिलेक्शन। बेस्ट मेथड ऑफ स्टाफ सिलेक्शन हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे AKTU 21, 22 और 22-23 में पूछा जा चुका है। अब जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, बेस्ट मेथड ऑफ स्टाफ सिलेक्शन, कि स्टाफ सिलेक्शन के बेस्ट मेथड क्या है। एम्प्लॉय सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब। एम्प्लॉय सिलेक्शन का मीन्स क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक राइट पर्सन को एक राइट जॉब के लिए सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। Effective selection can be done only when there is an effective matching by selecting best candidate. Effective selection जब ही होगा जब हम effective matching करेंगे कि right candidate को right job देंगे. For the required job, the organization will get quality performance of the employee. अगर हम best person को उसके अकॉर्डिंग, उसके स्किल्स और उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग हम उसको जॉब देंगे तो वो क्या करेगा, जो हमारी परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। By selecting right candidate for the required job, organization will also save time and money. अगर हम क्या करेंगे, एक राइट कैंडिडेट को उस राइट जॉब के लिए अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपना कहीं ना कहीं टाइम और मनी सेव कर रहा है। अगर वो एक ऐसा एम्प्लॉय लेंगे जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जिसके पास इतने स्किल्स और नॉलेज नहीं है कि वो जॉब को कर सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। पहले आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, सबसे पहले आपको उसे वो बताना पड़ेगा। अगर इसी इंस्टीट्यूट अगर आप ऐसा पर्सन को चूज करते हैं जो उसे सब आता है पहले से, आपको उसे ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है, मनी भी सेव हो रहा है। प्रॉपर स्क्रीनिंग फॉर कैंडिडेट टेक प्लेस ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी जब भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं किसी भी पर्सन को किसी भी जॉब के लिए, तो क्या होना चाहिए, एक
पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, यानी एक इंटरव्यू होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, हमारे कॉलेजेस में जब भी कोई फैकल्टीज हमारा सेलेक्ट होता है तो उनका प्रॉपर इंटरव्यू होता है। हमें जो रिक्वायर्ड है, अगर वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं तो वो इंटरव्यू देने आएंगे। अब वो इंटरव्यू देने आते हैं तो हमें प्रॉपर इंटरव्यू लेना चाहिए, उनकी प्रॉपर नॉलेज और स्किल्स को देखना चाहिए कि वो सुटेबल है उस जॉब के लिए या नहीं। अगर वो सुटेबल है तभी हम उसको सेलेक्ट करें, अदरवाइज उनको सेलेक्ट। द एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस टेक प्लेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जो भी हम एम्प्लॉय का सिलेक्शन करेंगे उसको किस तरीके से करेंगे। पहला पॉइंट है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। इसमें क्या करेंगे, इट इज यूज्ड टू एलिमिनेट दोज कैंडिडेट हु डू नॉट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन की जो जो उनकी क्राइटेरिया है, कि जो जो ने इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि हम उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि उनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ साथ उनके पास एम टेक की डिग्री होनी चाहिए अगर हम उनको अपने कॉलेज में रख रहे हैं। एम टेक क्या होना चाहिए, तो ये सब क्या है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर है हमें क्या करना चाहिए, उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए। किसमें, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में। ठीक है, हम इसमें ये करते हैं, जो जो एलिजिबिलिटी को मैच नहीं कर रहे उनको बाहर निकाल देंगे हम। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक में क्या करते हैं, द कैंडिडेट हु क्लियर द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन ब्लैंक। यानी जो पर्सन हमें सेलेक्ट हो गए हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं कि उनके पास क्या है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने एमटेक भी किया हुआ है, तो अब वो क्या कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये था हमारा बेस्ट मेथड ऑफ स्टाफ सिलेक्शन। अगर ये 10 नंबर में आता है तो ये आपको सारे जो पॉइंट है ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ओल्डमैन हैकमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये केटीओ 21, 22 और 22-23 में पूछा जा चुका है। द ओल्डमैन हैकमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल फोकसेस ऑन क्रिएटिंग मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग असाइनमेंट फॉर एम्प्लॉय। कि आप एम्प्लॉय को जो भी टास्क दे रहे हैं या कोई भी असाइनमेंट दे रहे हैं वो उसके लिए क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और सेटिस्फाइंग होना चाहिए वो अपने वर्क से। यानी आपके पास अगर 2 एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 1 जो है वो इंटरेस्टेड किस में है, बैक एंड पार्ट में, और एम्प्लॉय 2 क्या है, इंटरेस्टेड है फ्रंट एंड पार्ट में। तो जो फ्रंट एंड पार्ट में इंटरेस्टेड है हमें उसे बैक एंड पार्ट में फ्रंट एंड पार्ट ही देना चाहिए, और जो बैक एंड पार्ट में इंटरेस्टेड है उसे बैक एंड देना चाहिए। तो अगर हम उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको वर्क देंगे तो वो वर्क उनके लिए क्या होगा, मीनिंगफुल भी होगा और उनके लिए सेटिस्फाइंग भी होगा। व्हेन एम्प्लॉय फाइंड देयर वर्क मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइड दे आर मोर हैप्पी टू बी हैप्पी एंड मोटिवेटेड इन देयर जॉब। अगर एम्प्लॉयज को वो वर्क उसके अकॉर्डिंग मिलेगा कि जो वर्क उसको अच्छा लगता है, अगर आप उसको वो वर्क देंगे, यानी जैसे कि एम्प्लॉय 1 को क्या है, फ्रंट एंड पार्ट बहुत अच्छे से आता है, वो फ्रंट एंड पार्ट लेना चाहता है। अगर आपने उसको वो फ्रंट एंड पार्ट दे दिया जो वो लेना चाहता है, अगर आपने उसको वो दे दिया तो वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा, खुश होगा, और वो क्या करेगा, मोटिवेटेड रहेगा अपने काम को लेकर कि मुझे ये काम और बहुत अच्छा करके दिखाना है। हैकमैन एंड ओल्डमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी प्रपोज द हाई मोटिवेशन इज रिलेटेड टू एक्सपेंसिव 3 साइकोलॉजिकल स्टेट विल्स वर्किंग। जो ओल्डमैन हैकमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी ये कहते हैं कि हाई मोटिवेटेड जो है हमारा वो किससे, वो 3 साइकोलॉजिकल स्टेट पे डिपेंड है किसी भी एम्प्लॉय की। तो अब इसमें है क्या, हाउ सेटिस्फाइंग अ जॉब इज कैन बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू दिस 5 डायमेंशन। हम अपने जॉब को कितनी जॉब एक पर्सन के लिए सेटिस्फाइंग है हम उसे 5 डायमेंशन पे मेजर कर सकते हैं कि अगर हमने पर्सन को कोई वर्क दिया है तो वो उसके लिए सेटिस्फाइंग है भी या नहीं है। तो हम किससे मेजर कर सकते हैं, पहला हमारा स्किल वैरायटी, की वैरायटी ऑफ स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। लाइक जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, दिस डिस्क्राइब द रेंज ऑफ स्किल्स एंड एक्टिविटी नेसेसरी टू कंप्लीट द जॉब। इसमें क्या होता है, ये रेंज ऑफ एक्टिविटीज और स्किल्स बताती है कि कितने आपको उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितने स्किल्स और कितने एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है टास्क आइडेंटिटी। टास्क आइडेंटिटी यानी अगर पहले से उसने टास्क किया हुआ है तो आपको पता है कि वो टास्क बहुत अच्छे से कर सकता है तो आप इजीली उसको असाइन कर देंगे। टास्क आइडेंटिटी में ये होता है। दिस डायमेंशन मेजर द डिग्री टू विच अ पर्सन कैन कंप्लीट एन एक्टिविटी और job in full workers who are able to take an activity from start to finish as usually more satisfying। वही है कि हमें टास्क के आइडेंटिटी, अगर कोई पर्सन हमारा पहले से हमें उसको वर्क पता है कि वो बहुत अच्छे से करेगा तो हमें कुछ उसका आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, हम उसको असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन न्यू है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके टास्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कर पाएगा या नहीं है, वो कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा टास्क सिग्निफिकेंस। जॉब आर मोर सेटिस्फाइंग इफ
Worker believe that they make a difference and are adding real value to co-workers, the organization or the larger community. Impact of इसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी हमने उसको जॉब असाइन की है, जो भी हमने उसको वर्क असाइन किए, क्या वो उसे नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहा उसकी लाइफ में, तो वो किसके अंदर चेक करते हैं हम, टास्क सिग्निफिकेंस के अंदर। नेक्स्ट है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी फ्रीडम मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन, यानी जब हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर एब्सेंट हो, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर हमारा नहीं आ पा रहा हो, तो जो हमारे बेस्ट वर्कर्स हैं, जो हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको हम क्या देते हैं, एक फ्रीडम देते हैं कि वो क्या कर सके, वो डिसीजन ले सके। अगर कोई भी चेंजेस हो तो उसका डिसीजन ले सके, हाँ कि ये चेंजेस करने हैं विदाउट प्रोजेक्ट मैनेजर या विदाउट हेड, तब वो एब्सेंट हो, उनके एब्सेंस में, तो वो आता है ऑटोनोमी के अंदर। नेक्स्ट आता है फीडबैक। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिजल्ट ऑफ एन एम्प्लॉयर्स, कि हमें क्या देना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को या अपने जो हमारे हेड है, कि हमारा कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हम फीडबैक नहीं देंगे तो जो काम बहुत अच्छा कर रहा है उसका वर्क हमारे पास हेड तक पहुंचेगा नहीं, तो क्या उसके जॉब के चांसेस कम रह जाएंगे, कि क्या पता उससे बेटर आ जाए। उन्हें पता ही नहीं कि वो इतना अच्छा वर्क कर रहा है, क्यों, क्योंकि उनके पास उसका कोई फीडबैक नहीं है। अगर उनके पास फीडबैक होगा तो उन्हें पता होगा कि मेरे 50 एम्प्लॉयज में से कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो ये सब आता है हमारा दी ओल्डमैन हैकमैन जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल। अगर ये आता है तो ये आपको पूरा इस तरीके से लिख के आना, इसके पांचों ये स्टेप्स आपको बता के आने। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट। अकॉर्डिंग टू द हैकमैन एंड ओल्डमैन, दिस कोर जॉब डायमेंशन लीड टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट टू 3 डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेट। हॉकमैन एंड ओल्डमैन के अकॉर्डिंग क्या है, ये 3 डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेट हैं, किसकी, किसी भी एम्प्लॉयज की। अब वो क्या क्या है, एक्सपीरियंस मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क, दिस इज द एक्सटेंडेड टू विच अ पीपल बिलीव दैट देयर जॉब इज मीनिंगफुल एंड दैट देयर वर्क इज वैल्यू एंड अप्रिशिएटेड। वही कि कोई भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसका वर्क मीनिंगफुल होना चाहिए, कि अगर हम उसको जॉब असाइन कर रहे हैं या कोई वर्क असाइन कर रहे हैं तो वो उसके लिए मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो बनाना या पढ़ाना, वो मेरे लिए सेटिस्फाइंग होना चाहिए, वो मेरे लिए मीनिंगफुल होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, या मैं इस काम में मैं इंटरेस्टेड हूँ तो ही मैं करूँ, ऐसे नहीं कि मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ। और अगर हम अपने काम को बहुत अच्छे से, या अपने जो हमें वर्क पसंद है हम वो वर्क करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा बहुत अच्छे से करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे हेड हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो हमारे वर्क को क्या करेंगे, वैल्यू देंगे या उसको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेट ऑफ माइंड है एक किसी भी एम्प्लॉयज की, अकॉर्डिंग टू द हैकमैन एंड ओल्डमैन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ वर्क, this is the extended to which people feel accountable for the result of their work and for the outcome they have productive। इसमें क्या है कि पर्सन या एम्प्लॉय जो भी अपना वर्क कर रहा है तो वो क्या करता है, वो अपने आउटकम्स के लिए सोचता है कि मैं आउटकम जो मैं चाह रहा हूँ वो मैं प्रोड्यूस कर पाऊंगा या नहीं। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द वर्क एक्टिविटी, दिस इज एक्सटेंडेड टू विच पीपल नो हाउ वेल दे आर डूइंग। इसमें देखते हैं कि पीपल को पता, उस पर्सन को पता है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है या वो कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। द गोल इज टू क्रिएट अ जॉब दैट इज पर्सनली मीनिंगफुल, प्रोवाइड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड इनहेंस मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय। वही है कि इसका बेसिक गोल यही है कि हम क्रिएट करें एक किसी पर्सन को वही जॉब दे जो उसके लिए मीनिंगफुल हो, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी हो और उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और वो इनहेंस हो उसका मोटिवेशन। अगर कोई भी आप देखिए कि आप किसी जॉब को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कि अगर वो आपको जॉब मिल जाएगी तो आप क्या होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, आपके लिए वो जॉब मीनिंगफुल भी होगी और आपके पास आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी। क्यों, क्योंकि आप उस वर्क में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपना माइंड लगाते रहेंगे, उसको लिए नॉलेज गेन करते रहेंगे, तो क्या रहेगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी और आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी। तो इसका मेन गोल ये है। अब इसका ये डायग्राम है, वही उसके पहला क्या है, कोर डायमेंशन साइकोलॉजिकल स्टेट्स एंड उसके आउटकम्स क्या क्या है। लाइक जैसे हमने स्किल्स वैरायटी, टास्क आइडेंटिफाई, टास्क सिग्निफिकेंस में इसका मीनिंग क्या है, मीनिंगफुल वर्क, हाई इंटेंसिव मोटिवेशन की इंटेंसिव मोटिवेशन इनको मिलता है अगर हम उनको क्या दें, मीनिंगफुल वर्क दें उनके अकॉर्डिंग। ऑटोनोमी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ ऑटोनोमी। फिर उससे क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम, हाई जॉब सेटिस्फैक्शन, फीडबैक, नॉलेज ऑफ रिजल्ट, लो
एब्सेंटियस एंड टर्नओवर। तो ये क्या है, इसका ये इसका डायग्राम है। आइए ही डायग्राम, ये जो पॉइंट्स है ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये स्किल, वैरायटी, ऑटोनोमी, फीडबैक, वो यही सब है। इसको हमने थोड़ा डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको पता है थ्योरी सब्जेक्ट है तो डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो अगर ये आता है तो आपको ये डायग्राम जरूर बना के आना है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेस, जो AKTU 21-22 में पूछा जा चुका है। स्ट्रेस, वही एग्जाम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है हमें स्ट्रेस, हमें अब हम क्या करें, हम जल्दी जल्दी अपना चाहते हैं कि हमारे ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो हम जल्दी जल्दी चाह रहे हैं, हम उस वर्क को बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस क्या है, ग्रेट वरी कॉज बाय अ डिफिकल्ट सिचुएशन और समथिंग कॉज फॉर दिस सिचुएशन, कि हमारे अंदर वरीनेस आ जाए किसकी वजह से, या तो किसी सिचुएशन की वजह से या किसी वर्क की वजह से। वही जैसे आप देख लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं किसी वर्क को लेकर, तो उस टाइम क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हैं उस वर्क को लेकर। या स्ट्रेस आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो आपको जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करके देना था 12 बजे तक, लेकिन आपकी जो आपकी 11:30 पे आप देख रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट आधे से ज़्यादा रह रहा है। आपको पता है कि आपको 12 बजे तक कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आपको 12 बजे तक करना है। तो वो क्या आपके ऊपर स्ट्रेस है, वो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि किस तरीके से हो पाएगा, क्या हो पाएगा। तो सिचुएशन ऑफ माइंड जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए, हमें बहुत वरीनेस हो जाए, तो उस स्टेट को, स्टेट ऑफ माइंड को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। उसका इफेक्ट्स क्या क्या होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क डिक्रीज। हमारा अगर हम स्ट्रेस में कोई भी काम करेंगे तो हमारी क्वालिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में किसी वर्क को करेंगे तो हम वो उतना आउटकम या इतना आउटपुट नहीं दे पाएंगे जो आप नॉर्मली दे सकते हैं। हेल्थ कैन बी अफेक्टेड, वही हेल्थ को अफेक्टेड हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके सर में दर्द हो जाएगा, तो आप जो काम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ आउटपुट गो डाउन, वही प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी आपकी खुद की। स्ट्रेस इज अ कॉमन इशू इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम, ये क्या होता है, स्ट्रेस बहुत कॉमन इशू है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम के अंदर। एंड इट कैन हैव अ सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट ऑन द सक्सेसफुल ऑफ द प्रोजेक्ट, ये किस पे इम्पैक्ट करता है, ये स्ट्रेस डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट पे। आइडेंटिफाई एंड मैनेजिंग स्ट्रेस इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम इज एसेंशियल फॉर एंश्योरिंग द टीम प्रोडक्टिविटी एंड मोर ओवर। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो भी स्ट्रेस है उसको मैनेज करना होता है ताकि हम जो अपना फाइनल आउटपुट है उसको जनरेट कर सकें। अब जैसे वही हम टीम के अंदर वर्क कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें 15 डेज के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन हमारा 14 डेज तक हमारा प्रोजेक्ट क्या 50 to 60% कंप्लीट हुआ। क्या आप एक दिन में 30 to 40% कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आपको पता है। तो उस टाइम क्या है, आपकी पूरी टीम के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि हमें ये एक दिन में किस तरीके से हम कंप्लीट करके दे सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन इशू है जब भी आप टीम के अंदर वर्क करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, या आपके पास कोई टाइमलाइन होती है कि हाँ आपको इस टाइमलाइन तक ये करना है। वंस स्ट्रेस हैज बिन आइडेंटिफाई, अगर एक बार हम स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर ले, इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द सक्सेसफुल ऑफ द प्रोजेक्ट। हमें पता चल जाए कि स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हम उसको मैनेज कर सकेंगे कि स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं हम, कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर सकते हैं या उस क्लाइंट से बात कर सकते हैं कि आप हमें 2 डेज का टाइम और दे दीजिए या कुछ भी। तो अगर हमें अपने स्ट्रेस का पता चल जाए कि हमें स्ट्रेस जो है वो किस वजह से हो रहा है, तो हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर मिनिमाइजिंग स्ट्रेस, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज करते हैं स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए। इस्टेब्लिश क्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव, कि हमारे जो गोल्स होने चाहिए वो हमेशा क्लियर होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होने चाहिए। हम ये नहीं कि हमारा गोल ही क्लियर नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमें किस पाथ पे जाना है या हमारा क्या आउटपुट है, हम बस चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपको कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, स्ट्रेस आपको मिलेगा। जैसे 12th के बाद सबसे मेन क्या होता है कि आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन में क्या करना है, तो उस टाइम क्या होता है, जिसका गोल क्लियर होता है उसको पता रहता है कि मुझे क्या करना है। जिसका गोल क्लियर नहीं रहता वो क्या करता है, वो कुछ भी ले लेता है, जो उसका मन करता है। उसको लगता है इंजीनियरिंग अच्छी, इंजीनियरिंग ले लेगा, उसको लगेगा फार्मेसी अच्छी, वो फार्मेसी ले लेगा। क्यों, क्योंकि उसका गोल क्लियर नहीं है। अब वो आगे जाके कहीं ना कहीं फंसेगा और उसके पास स्ट्रेस जरूर आएगा। तो हमारे हमेशा गोल क्लियर होने चाहिए। सेट रियलिस्टिक डेडलाइन, कुछ जो हमारी रियलिस्टिक डेडलाइंस होने चाहिए, डेडलाइन हमें सेट करनी चाहिए अपने लिए। कम्युनिकेट रेगुलरली, हमें कम्युनिकेट करना चाहिए रेगुलरली, यानी कम्युनिकेशन, हमें क्लाइंट और यूजर का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कम्युनिकेट कर पाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको किस तरीके से वर्क करना है। टेक ब्रेक्स, ऐसे नहीं कि आप जैसे कि 12th के बोर्ड के जब हम एग्जाम देते हैं तो क्या होता है,
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है हमारे ऊपर कि हमें इतने परसेंटेज लाने हैं, हमें 12th में इतना लाना है, तो उसके बाद हमें थोड़ा टाइम मिलता है ना, तो ऐसे नहीं जो आपको ब्रेक मिला आप उसमें भी पढ़े जा रहे हैं, नहीं, आपको ब्रेक लेना चाहिए इन सब चीज़ों से ताकि आपको माइंड को रिलैक्स मिले। प्रायोरिटाइज टास्क को प्रायोरिटी असाइन कर देनी चाहिए, कि यानी कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमें टास्क करना चाहिए। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या, कि जो जो हमारी सबसे पहले हमें पता है कि हमें ये वर्क करना है, ये वर्क करना है, तो हमें पहले वो वर्क करना चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटाइज टास्क, हम ऐसे नहीं कि हम सबसे पहले क्या काम कर रहे हैं, जो हमारा सबसे लास्ट काम है हम वो सबसे पहले कर रहे हैं और एट द लास्ट हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे क्या, हमें प्रायोरिटी सेट कर देनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर कि हमारे ये टास्क सबसे पहले हमें क्या करना है, ये टास्क परफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन प्रोफेशनल एंड इथिकल कंसर्न इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये हमारा क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव 22-23 में 10 नंबर में आ चुका है। इथिकल एंड प्रोफेशनल कंसर्न क्या होता है? इथिकल रेफर टू मोरल ऑब्लिगेशन बियॉन्ड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इथिक्स क्या होते हैं, हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी जो हमें करनी चाहिए। अब जैसे आप जा रहे हैं तो रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनकी हेल्प करें, आप उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। तो ये आपको किसी ने सिखाया नहीं है, ये आपकी मोरल ड्यूटी है। ये कोई ऐसा नहीं कि ये आपकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको करना ही करना है, ऐसा ही नहीं है। क्या होते हैं, ये अंदर से ही हमारे अंदर क्या होते हैं, हमारे एथिक्स होते हैं जो हमें सिखाए जाते हैं कि हाँ आपको सबकी हेल्प करनी है, आपको कि आपको कोई दिख रहा है कि आपको प्रॉब्लम है, अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। 3 ग्रुप्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है, 3 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिवर्सल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिवर्सल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वही यूनिवर्सल यानी जो सबके लिए हो, जो सबको ही करनी चाहिए। यानी जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया अभी कि आप जा रहे हैं रोड पे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या, वो हर किसी का ऐसे नहीं कि मेरी है या आपकी है, वो अगर कोई भी पर्सन देख रहा है कि उनका एक्सीडेंट हो गया तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हर पर्सन की, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की नहीं है। कैसा है कि अगर आप किसी को प्रॉब्लम में देख रहे हैं तो सिर्फ बड़े ही लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं, छोटे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यूनिवर्सल वही है जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, या ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स क्या होता है, इसमें पॉइंट है हमारा यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज आप उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये आता है इसके अंदर। प्रोमोटिंग, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, जो आपको इसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तो आपको वो निभानी चाहिए। वही कि आपने जो आपको कहीं लग रहा है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं या उसको ग्रो कर सकते हैं, तो आपको वो करना चाहिए, वो आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। नेक्स्ट हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोशल को लेकर जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमको वो निभानी चाहिए। बिजनेस हैव एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट, बिजनेस के अंदर क्या होता है, एक ऑब्लिगेशन होता है प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, द कम्युनिटी, एंड फॉलो सेफ्टी स्टैंडर्ड। और वो क्या फॉलो करते हैं, कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल एथिक्स में क्या आता है, रनिंग क्लियर अपॉर्चुनिटी, अवॉइडिंग ब्रीबेरी एंड इनसाइडर ट्रेडिंग एंड रिसाइडिंग शेयर होल्डर्स फेयरली। स्मॉल कंपनी शुड सपोर्ट विद मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस एब्यूज इशू एंड प्रोवाइड हेल्प वर्क पॉसिबल। फाइनेंशियल एथिक्स में क्या आता है, वही कि आपको कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं, वो आप 500 का लेके आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बता रहे हैं मैं 1000 का लेके आ रहा हूँ, या ऐसे चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है, हमारे फाइनेंशियल एथिक्स है। प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल हैव ड्यूटी टू वार्न पीपल अबाउट रिस्क रिलेटेड टू देयर एक्सपर्टीज। यानी इसमें क्या कहता है कि कोई भी हमारे सीनियर्स है, उन्होंने पहले से ही वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है जो हम करने वाले हैं, तो हमें क्या कर, तो जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी क्या ड्यूटी होती है, उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो अपने जूनियर्स को बताएं कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। Many professions have established code of conduct that serve as guidelines for ethical behavior among their members। वो क्या बना देते हैं, कुछ कंपनीज क्या बनाती है, कुछ गाइडलाइंस इस्टेब्लिश कर देती हैं कि आपको ये सब नहीं करना है। यानी गाइडलाइंस में वो क्या बताते हैं कि आपको सीनियर्स की रेस्पेक्ट करनी है, आपको बदतमीजी से बात नहीं करनी है, आपको क्या क्या करना है या क्या क्या नहीं करना है। ये प्रमोट करता है ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, क्लाइंट, कस्टमर्स, ये सब आता है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग टीम। वर्किंग टीम आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि वर्क करना है हमें टीम के अंदर। वर्किंग इन अ ग्रुप इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बट नॉट एवरीवन एंजॉय इट। वर्किंग क्या, आप कोई भी बड़े प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल तो नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप के साथ आपको वर्क करना बहुत कॉमन है
को डेवलप करने के टाइम। लेकिन ये नहीं है कि हर कोई इंजॉय करता है जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे ग्रुप के अंदर। कोई क्या क्या चाहता है, कोई इंडिविजुअली वर्क करना पसंद करता है। तो ऐसा नहीं है, जो हमारी टीम में सारे मेंबर्स है वो ग्रुपिंग में काम करना पसंद करते हैं। Organization have various department reflecting their structure. Task group can be formed based on the specific task. यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्रुप को असाइन करना चाहिए कि स्पेसिफिक टास्क के अकॉर्डिंग। यानी अगर हम उनको उस ग्रुप को अच्छे से फ्रंट एंड पार्ट आता है तो हमें उनको क्या असाइन करना चाहिए, फ्रंट एंड पार्ट। अगर उन्हें बैक एंड पार्ट अच्छा आता है तो हमें क्या असाइन करना चाहिए, उन्हें बैक एंड पार्ट। देर आर मैनी वेज टू ऑर्गेनाइज, हमारे पास काफ़ी सारे वे हैं जिसकी वजह से हम उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किसको, प्रोजेक्ट टीम को अंडर। सम इंपॉर्टेंट वे आर फॉलो, कुछ इंपॉर्टेंट वेज ये हैं। हायरार्किकल टीम ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स टीम ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक टीम ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे क्या है, ये 3 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वे हैं। नेक्स्ट है हमारा द स्टेजेस आर टीम जनरली गोज थ्रू। जो भी ये क्या है, ये स्टेजेस हैं जिस तरह जो जनरली हमारी होती है। फॉर्मिंग, स्टोर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉइंग। फॉर्मिंग क्या होती है, जैसे आपको इसके नाम से पता चला होगा कि फॉर्मिंग, जिसमें हम किसी चीज़ का फॉर्म कर रहे हैं। यानी टीम इज फॉर्म, मेंबर इंट्रोड्यूस ईच अदर। इसमें क्या होगी, जो हमारी टीम है उसको हम फॉर्म करेंगे और जो भी टीम के मेंबर्स है वो आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे। स्टोर्मिंग, स्टोर्मिंग यानी कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़ा होगा उन किसके बीच में, जो हमारे ग्रुप के अंदर जो हमने टीम बनाई उसके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे किसी भी टॉपिक्स को लेकर, डिफरेंसेस आएंगे। तो क्या अगर, क्योंकि सबके हर टॉपिक को लेकर सबके ओपिनियन क्या होंगे, सबके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। तो वहाँ क्या होगा, हमारे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा अराइज होंगे। तो वहाँ क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो वो किसके अंदर आता है, स्टोर्मिंग के अंदर। नॉर्मिंग यानी जो लड़ाई झगड़ा है वो शांत हो गया, अब लड़ाई वगैरह नहीं है, जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो गया, वो किसके अंदर आएगा, नॉर्मिंग। टीम स्टार्ट टू स्टैब्लिश सम गाइडलाइंस एंड रूल्स। इसमें टीम क्या करते हैं, कुछ स्टैब्लिश करते हैं, कुछ गाइडलाइंस और रूल्स। मेंबर बिगिन टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर वे, कि जो भी हमारे टीम मेंबर्स है वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सके और एक दूसरे का यानी एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाए। लाइक स्टॉर्म पास, वही कि जो भी एक तूफान आया, उनकी लड़ाई वगैरह हुई और वो शांत हो गए। परफॉर्मिंग, व्हेन अ टीम इज फंक्शनली एज इट्स बेस्ट, कि जो भी हमारे अब इसमें परफॉर्मिंग में क्या होगी कि हम परफॉर्म कर रहे हैं एक फंक्शन, जो हमारा टास्क है हम उसको अचीव करने के लिए एक साथ होकर वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। एवरीवन वर्क टुगेदर टू अचीव द ग्रेट रिजल्ट। हर सब जो सारे टीम मेंबर्स है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को के साथ वर्क कर रहे हैं ताकि वो अपने रिजल्ट को अचीव कर सकें। एडजॉइंग टीम टास्क कम टू एंड, मेंबर रिफ्लेक्ट ऑन देयर अचीवमेंट, से गुड बाय। यानी जो हमारा डेवलपमेंट फेज है, जो हमें चाहिए था सॉफ्टवेयर को डेवलप, हमने वो कर दिया। अब ये क्या है, टाइम टू गुड बाय, कि हम एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे हैं। यानी जैसे कि हमारा क्या होता है, फेयरवेल होती है हमारा, क्या होता है वही एंड होता है, हमारा कॉलेज हो या हमारी स्कूल लाइफ हो तो वो एंड होती है, तो हमारे लिए क्या होता है, फेयरवेल होती है। तो फेयरवेल भी क्या होती है, हमें गुड बाय कहने के लिए। इसी तरीके से एडजॉइन में क्या होता है कि हमारा जो भी टास्क होता है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के क्या कहते हैं, गुड बाय। वो आता है हमारा एडजॉइन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी डिसीजन मेकिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप गलत डिसीजन लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्या गलत डेवलप हो जाएगा या हमारा प्रोजेक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन बी कॉम्प्लेक्स। डिसीजन लेना कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी कोई भी डिसीजन लेने के लिए, छोटा है तो ईजी होगी। एंड द नेचर ऑफ द डिसीजन दैट नीड टू बी मेड, कि वो नेचर बताता है हमें डिसीजन के किस तरीके से हमें क्या किस टाइम पे क्या डिसीजन हमें लेना चाहिए, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेंगे तो हमारा क्या प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। अगर आप सही गलत डिसीजन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे प्रोजेक्ट को डेवलप करने में क्या आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी। फैक्टर कंसिडर इंक्लूड द प्रोजेक्ट, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जब हम प्रोजेक्ट डिसीजन मेकिंग लेते हैं। टाइमलाइन, बजट, रिसोर्सेज और रिस्क। टाइमलाइन यानी कितने टाइम में हमें उसे कंप्लीट करना है। बजट, हमें कितने पैसे उसमें हाउ मच मनी इज स्पेंड, कि हमें कितना मनी उसके अंदर स्पेंड करना है, या हमारा बजट कितना है। हमारा 1 लाख का है तो क्या उतने में हमारा वो बन जाएगा, नहीं। अगर जैसे कि हम बजट को लेके करते हैं, आपको कोई भी फाइनेंशियली, जैसे हमें पढ़ते हुए आए हैं कि फाइनेंशियली हम उसको बनाने के लिए कैपेबल है या नहीं, वो हम पहले चेक करते हैं। अगर आपने देखा कि कोई बात नहीं, 1.5 लाख रुपए का हमारे पास 1 लाख रुपए का बजट है तो कोई नहीं, हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर देंगे, आप ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है,
आपके पास उस टाइम पैसे नहीं होते, तो क्या क्या वो डिसीजन आपका गलत हुआ, आपको डिसीजन आपने वो जो डिसीजन लिया वो क्या था, गलत। तो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसोर्सेज क्या क्या रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, रिस्क क्या क्या रिस्क आ सकता है आपको पहले ही पता होना चाहिए कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, या क्या लास्ट में इसके फेल होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, ये सब कुछ फैक्टर्स है जो हमें इंक्लूड करते हैं डिसीजन मेकिंग में। प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू बी एबल टू मेक डिफिकल्ट डिसीजन क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते आए हैं कि जब हम प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, वो हेड होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, डिसीजन ले सके और बहुत क्विक डिसीजन ले और बहुत कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले। वो ऐसे नहीं कि डिसीजन के टाइम वो सबसे पूछ रहे हैं अरे मैं लूँ नहीं, एट द टाइम उन्हें क्विकली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर वो सही डिसीजन ले ले तो अच्छा है, नहीं तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कुछ हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू द वे ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप। ये क्या बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर करती है कि एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से सेटअप हुआ है। इट इज यूजुअली डिफाइंड यूजिंग अ हायरार्की चार्ट। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं, हायरार्की चार्ट यूज करती है दैट शो हाउ ग्रुप और फंक्शन रिपोर्ट विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा हायरार्की चार्ट क्या शो करता है कि जो ग्रुप है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Organization behavior is the study of both group and individual performance and activity within an organization. Organization structure के अंदर हम क्या देखते हैं, हम स्टडी करते हैं ग्रुप की भी और इंडिविजुअल की भी। उनकी किस चीज़ को देखते हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी कैसी परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस है या बैड परफॉर्मेंस है, वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हम ग्रुप में भी देखेंगे और एक इंडिविजुअल पर्सन को भी हम एनालाइज करेंगे। अब उसके लेवल्स क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। पहला है इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस, कि एक इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई भी वर्कर है तो हम उसे इंडिविजुअली किस तरीके से एनालाइज करेंगे। हम उसे एनालाइज कर सकते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, उसके बिहेवियर के बेस पर, उसकी पर्सनैलिटी के बेस पर या उसके एटीट्यूड के बेस पर। ये क्या है, कुछ क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पर हम इंडिविजुअल की लेवल को एनालाइज कर सकते हैं। ग्रुप लेवल एनालाइज में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ग्रुप डायनेमिक, डिसीजन पावर, की ग्रुप के अंदर डिसीजन पावर है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज की जो वो कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं वो उनको यूज़ करें। ऐसा तो नहीं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हम उनको ही ब्रेक डाउन करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन कैसी है वो किसके अंदर आएगा, ग्रुप के अंदर, कि ग्रुप को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ये से कुछ क्या है फैक्टर्स है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल एनालिसिस, इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड हाउ पीपल स्ट्रक्चर देयर वर्किंग। इसमें हम ये देखते हैं कि कितने पीपल अपने वर्क को स्ट्रक्चर कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप एज वेल एज हाउ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट फोर्स। हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरेक्ट कर रही है एक्सटर्नल एनवायरमेंट से। अब वो अच्छे से कर पा रही है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। तो इसमें क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को हम एनालाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को पता चल गया सिर्फ किसके एनालाइज करते हैं, उसमें पीपल को इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि वो किस तरीके से वर्क अपने स्ट्रक्चर कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से देखते हैं कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्पर्स एंड वर्चुअल टीम। अ वर्चुअल टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन कॉमन प्रोजेक्ट। वर्चुअल टीम क्या होती है, वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कॉमन प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे होते हैं। अगर हम उनका एक ग्रुप बना ले तो वो क्या होगा, हमारा वर्चुअल टीम। बाय मेकिंग कोलैबोरेशन एफर्ट्स टू अचीव शेयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम क्या करते हैं, कोलैबोरेशन एफर्ट्स देखते हैं, अपने गोल्स को शेयर करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें These people perform tasks and jobs in a virtual work environment created and manipulated through IT and software techniques. ये people क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं अपने टास्क और जॉब्स को, जो भी उनको टास्क असाइन होती है या जो भी वो जॉब करते हैं वो क्या करते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं किसकी हेल्प लेकर, IT एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। अब जैसे हम पढ़ेंगे आपको ये वर्ड, इसमें ये जो लाइन है ये पहला आपको इसमें समझ आएगा। जैसे हम टाइप्स ऑफ वर्चुअल टीम पढ़ेंगे तो फर्स्ट क्या हमारा ग्लोबल वर्चुअल टीम। ग्लोबल वर्चुअल टीम जैसे आपको नाम से समझ होगा, ग्लोबली हम वर्क कर रहे हैं यानी ग्लोबली टीम बन रहे हैं। हमारी एक टीम इंडिया से, एक मेंबर इंडिया से, एक ऑस्ट्रेलिया से, एक जापान से, तो ये क्या है, ग्लोबली वर्चुअल टीम बननी है। आप कहीं दूसरी कंट्री में बैठकर आप सेम प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वर्चुअल टीम। एज आर रोल दीज टीम आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। वही ये टीम लोकेटेड होंगी डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट सिटीज में ओवरऑल द वर्ल्ड।
दे कैन बी एम्प्लॉय और सेवरल कंपनीज, वो जो एम्प्लॉयज हो सकते हैं वो अलग अलग कंपनीज के हो सकते हैं। जो जापान वाला वो किसी और कंपनी का है, इंडिया वाला अलग कंपनी से बिलोंग करता है, लेकिन वो तब भी सेम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। They have employed for several join their efforts and resources to perform share outsource outcomes project and achieve common goals। वही कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने जो गोल्स हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको शेयर कर रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजीज को शेयर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए। तो वो क्या ग्लोबली वर्क कर रहे हैं, एक कंट्री इंडिया से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, वो तीनों से अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से, लेकिन क्या बना रहे हैं हमें, इसको इस टीम को बोलते हैं वर्चुअल टीम। ठीक है, अब वर्चुअल टीम, आपको टीम का वर्क मैं पता ही है कि टीम का वर्क क्या है, वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगी, सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप करके अपने आइडियाज आपस में शेयर करके। नेक्स्ट है लोकल वर्चुअल टीम। लोकल वर्चुअल टीम या सेम ही है, वो ग्लोबली थी, लोकल है। मेंबर ऑफ लोकल वर्चुअल टीम यूजुअली बिलोंग टू द सेम कंपनी। जो लोकल वर्चुअल टीम बनेगी वो बेसिकली किस में बनेगी, जो हमारी उसमें जो नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो होंगे इन्वॉल्व, वो क्या होंगे, वो सेम कंपनी के होंगे। दैट कंपनी इज आइदर बिग और स्मॉल, वो कंपनी बड़ी भी हो सकती है, वो कंपनी छोटी भी हो सकती है। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज फॉर असेंबलिंग, बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजिंग द वर्चुअल टीम वर्क इज कॉल्ड वर्चुअल टीम मैनेजमेंट। वही वर्चुअल टीम मैनेजमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, असेंबलिंग, बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, ये सब क्या होता है हमारा वर्चुअल टीम मैनेजमेंट। इन सबको मैनेज करना वर्चुअल टीम मैनेजमेंट बोलते हैं। इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टीम कोलैबोरेशन। ये हमारा एसेंशियल पार्ट होता है प्रोजेक्ट टीम कोलैबोरेशन के अंदर। लोकल आपको पता चल गया, जब हम लोकली की सेम कंपनीज के मेंबर्स एक ही प्रोजेक्ट को डेवलप करने में वर्क कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड लोकल वर्चुअल टीम। लोकली हम उसको वर्क कर रहे हैं, ग्लोबली यानी ओवरऑल वर्ल्ड पे बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन जनरल्स। कम्युनिकेशन जनरल्स है क्या, कम्युनिकेशन इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। देयर आर इंस्टेंस वेयर प्रोजेक्ट हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन गैप। अगर आप क्या है अपने क्लाइंट से मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी, आपकी बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही, या क्या है आप उनके गैप कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है कि आपको एक महीने से आप क्लाइंट से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, प्रोजेक्ट के फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको टाइम टू टाइम अपने क्लाइंट को अपडेट देनी चाहिए कि आपको इतना प्रोजेक्ट आपने डेवलप कर दिया है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट द राइट इन्फॉर्मेशन इज डिलीवर टू द राइट पर्सन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट पर्सन के पास राइट इन्फॉर्मेशन को हम क्या करें, डिलीवर करें। प्रोजेक्ट मैनेजर हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रॉपरली चैनलाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस सो दैट द राइट पर्सन रिसीव द राइट इन्फॉर्मेशन। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, राइट पर्सन के पास राइट इन्फॉर्मेशन को पहुंचाए। Project manager must make a note is that is the information sent must be clear, concise and informative। प्रोजेक्ट मैनेजर को ये देखना पड़ता है कि जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट के पास, तो वो क्या होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। कंसाइज मतलब कम वर्ड्स में, ऐसे नहीं कि आपने पूरे 50-60 पेज लिख दे, नहीं, 5 to 10 पेज में आपको पूरा अपने डिस्क्रिप्शन उसको बताना पड़ेगा कि आपका क्या है। ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए, वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए, जो आपने उसमें वर्ड्स यूज किए वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो वो ये सब किसका वर्क है, प्रोजेक्ट मैनेजर इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन प्लान। कम्युनिकेशन प्लान क्या है, a project manager communication plan identify how important information will be communicated to stakeholders through the project। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिकेशन में क्या आता है, हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हमें कम्युनिकेट करना है स्टैक होल्डर को। ठीक है, हम इसमें प्लान करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ को कम्युनिकेट करना है। अब ऐसा तो है नहीं आप सभी चीज़ को बता देंगे, आप क्लाइंट को सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, नहीं। तो हम इसमें कि ये चीज़ प्लान करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमें कम्युनिकेट करनी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट के साथ शेयर करनी है, वो किसके अंदर आता है, हमारा कम्युनिकेशन प्लान के अंदर। इट ऑल्सो डिटरमाइन हु विल बी रिसीविंग द कम्युनिकेशन। ये भी बताता है कि कौन इस कम्युनिकेशन को रिसीव करेगा, हाउ दोज पीपल विल रिसीव इट, और किस तरीके से वो पीपल रिसीव करेंगे, व्हेन दे रिसीव इट एंड हाउ ऑफन दे शुड एक्सपेक्ट द रिसीव दैट इन्फॉर्मेशन। वही जो मैंने बताया कि रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन, किस तरह की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें उन्हें रिसीव करानी है, ये सब किसके अंदर आता है, हमारे कम्युनिकेशन प्लान के अंदर। स्टेप फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन प्लान, कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन प्लान के क्या क्या स्टेप्स है। डिफाइन द पर्पस एंड अप्रोच,
हमें डिफाइन करना पड़ेगा अपना पर्पस और अप्रोच पहले ही। लिस्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च एंड असाइन रोल्स, हमें क्या करना है, रिसर्च करनी चाहिए, रोल असाइन करने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपका रोल ये है, आपका रोल ये है। डिटरमाइन मेथड, हमें मेथड्स को देखना चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स हमें यूज़ करने हैं कि उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। पिन पॉइंट हाई लेवल कम्युनिकेशन, कि हमारे हाई लेवल कम्युनिकेशन होनी चाहिए क्लाइंट और यूज़र के बीच में, यानी क्लाइंट और प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच में क्या होनी चाहिए, हाई कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्लान में बेसिकली बस मेन इसमें क्या है, कम्युनिकेशन प्लान में कि हमें इसमें वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें कम्युनिकेट करने, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें क्लाइंट तक पहुंचानी है, वो किसके अंदर आता है, कम्युनिकेशन प्लान के अंदर। अब हमारा ये क्वेश्चन है, डिस्कस रोल ऑफ लीडरशिप इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक 22 में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि लीडरशिप का रोल क्या है प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर। प्रोजेक्ट लीडरशिप मोर सिंपल इज द एक्ट ऑफ लीडर अ टीम टूवर्ड्स द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। जो टीम का लीडर होता है, वो टीम का लीडर क्या, बेसिकली हम लीडर किस लिए बनाते हैं टीम का, जो टीम का मेन लीडर होता है उसका वर्क होता है कि वो क्या करे, जो हमारा टीम के वर्क है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करे और जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल जाए। दे नीड टू ओन देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेज द टास्क असाइन द टीम। ये क्या करता है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करता है और हर टीम मेंबर्स को क्या करता है, टास्क असाइन करता है कि क्या क्या आपको टास्क करने हैं। तो किसका काम होता है, जो हमारा लीडर होता है, जो हमारा हेड होता है। तो ये होता है उस रोल उसका, ठीक है। एक्सप्लेन द बेस्ट मेथड ऑफ स्टाफ सिलेक्शन। बेस्ट मेथड क्या है स्टाफ सिलेक्शन के, ये 2 नंबर में पूछा गया था। तो बिल्कुल आप तो पॉइंट लिखना है। तो चेक देयर कॉग्निटिव एबिलिटी, हमें कॉग्निटिव एबिलिटी चेक करनी चाहिए। मेजर एम्प्लॉय इंटीग्रिटी, मेजर करना चाहिए एम्प्लॉय की इंटीग्रिटी। चेक द लर्निंग एबिलिटी, उसकी लर्निंग एबिलिटी को चेक करना चाहिए। यूज अ स्ट्रक्चर इंटरव्यू, वही स्ट्रक्चर इंटरव्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इंटरव्यू नहीं कराएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एम्प्लॉय या वो पर्सन उस जॉब के लिए राइट है या नहीं, सुटेबल है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द नीड ऑफ स्टाफिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, कि हमें स्टाफिंग की जरूरत क्यों है। स्टाफिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। स्टाफिंग तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास स्टाफ ही नहीं होंगे तो आप किससे वर्क कराएंगे, आप किससे सॉफ्टवेयर को डेवलप कराएंगे। इट इज द स्टाफ हु विल एक्चुअली कंप्लीट द प्रोजेक्ट वर्क। वही स्टाफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाफ के बिना कोई भी प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट नहीं कर सकते। स्टाफ विल ऑल्सो कंज्यूम द मेजोरिटी ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो स्टाफ होता है वो ज्यादातर क्या करता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को क्या करता है, कंज्यूम करता है। मेजोरिटी जो कॉस्ट होती है वो क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है। ये है हमारा कि हमें किस लिए जरूरत पड़ती है स्टाफ की। 2 नंबर में आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से क्या समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरेक्ट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एंड हाउ दिस इंटरेक्शन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टुवर्ड्स इस गोल। और वो जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, कि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो गोल को अचीव कर पा रहे हैं उस इंटरेक्शन के अंदर या नहीं। तो ये क्या होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा दिया और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी मैंने सारे डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको नोट्स के लिए ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।